केमिस्ट्री बेसिक्स के आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने स्टडी किया था। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में उसका जो चार्ज सेपरेशन है और दो एटम के बीच डिस्टेंस, जिसको हम dy यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू है 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ESU। तो इतना हमको पता है। और हम लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा था जो कि ऐसा है, म्यू इज इक्वल टू √μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। अभी ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सिर्फ बॉन्ड मोमेंट को डिटरमाइन करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को। ओके, और ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस वन, ये फॉर्मूला हमारे टोटल मॉलिक्यूल के लिए है, या फिर ग्रुप मोमेंट। अगर हम लोग बोले कि ग्रुप मोमेंट डिटर्मिनेशन, तो ग्रुप मोमेंट हम लोग इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे और जानेंगे कि क्या वो चीज़ है जिसको अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले और प्रॉब्लम में जाने से पहले हम लोगों को एक और चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बिना जाने या फिर बिना समझे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, या फिर हम लोग ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर, उसमें डाइपोल मोमेंट है या नहीं। वो चीज़ क्या है अभी मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। मोस्ट important point to remember before you predict dipole moment of any molecule। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन of atoms and geometry of the molecule। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इसको जाने बिना आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। Without knowing these two, you cannot determine dipole moment of
वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री हमारे मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हम लोग दो एग्जांपल कंसीडर करते हैं, या दो मॉलिक्यूल्स, एक है BF3 और एक है NF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। अभी हम लोग इसको आर्बिट्रेरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी बिना जियोमेट्री फॉलो किए, बिना हाइब्रिडाइजेशन फॉलो किए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। और इस NF3 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे बुक्स में ऐसे लिखा हुआ भी होता है, जैसे कि हम लोग के हायर सेकेंडरी बुक्स में हमेशा हर जगह पे सभी मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर जियोमेट्री में नहीं लिखा जाता। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमेशा हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री का ध्यान रखें। देखिए कि अगर ये हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बोरॉन फ्लोरीन, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का, हमेशा ही। तो फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसका डायरेक्शन, बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हुआ। अभी आप लोग देखिए कि ये जो बॉन्ड मोमेंट है और ये जो बॉन्ड मोमेंट है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और ये जो हमारा बॉन्ड मोमेंट है ये डाइपोल मोमेंट जनरेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो गया पर ये रह गया, तो म्यू शुड बी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड, पर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। BF3 का मॉलिक्यूल, BF3 जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, पर NF3 का डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव होता है। ओके, हम लोग एक्चुअल वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कैसे हमारा प्रॉपर जियोमेट्री इसको एक्सप्लेन करता है। तो BF3 का जो जियोमेट्री है वो क्या है? ट्राइगोनल प्लानर। ओके, क्योंकि बोरॉन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हो गया। और NF3 जो है हमारा वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है। तो ये जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री एंड शेप जो है इसका पिरामिडल है, पिरामिडल शेप। ओके, तो अभी आप लोग एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट जो केस है हमारा BF3 का, ये एक बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट गया, दूसरे बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट गया। अभी इसका एक रिजल्टेंट है इस तरफ, और दूसरा जो बॉन्ड है BF बॉन्ड, उसका जो बॉन्ड मोमेंट है, अभी देखिए मैं इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो बॉन्ड मोमेंट है और ये जो बॉन्ड मोमेंट है, ये रिजल्टेंट मोमेंट है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो जैसे कि ये कैंसिल आउट हो गए तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0। पर NF3 में ऐसा नहीं होता। NF3 का डाइपोल मोमेंट कैसा होता है? अभी नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा नाइट्रोजन के मुकाबले, तो हमारा बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। और लोन पेयर की तरफ हमारा एक और बॉन्ड मोमेंट जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ पे है? sp3 ऑर्बिटल में है, तो इस तरफ इस कैरेक्टर भी ज़्यादा है, तो इसकी तरफ एक बॉन्ड मोमेंट जाएगा। तो अभी अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें तो
यहाँ पे 3 जो बॉन्ड मोमेंट है, यहाँ पे कोई एटम नहीं है, एज सच कोई एटम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज फ्लोरीन के डायरेक्शन में होगा। ये हमारा हो गया नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि ये CF, यहाँ पे F और ये गया F, तो ऐसा होगा। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो है इस तरफ, और ये जो एक बॉन्ड है उसका बॉन्ड मोमेंट होगा ऊपर की तरफ, फ्लोरीन की तरफ। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट, एंड इट विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ये जो मॉलिक्यूल है हमारा नॉन पोलर है, तो म्यू का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो मॉलिक्यूल पोलर है, म्यू का वैल्यू अगर 0 है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, अभी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू, हायर विल बी पोलरिटी, हायर विल बी पोलरिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा म्यू का वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा पोलर होगा। ओके, जितना कम म्यू का वैल्यू होगा वो मॉलिक्यूल का पोलरिटी भी उतना ही कम होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही वो स्कीम है जो किसी भी मॉलिक्यूल के जियोमेट्री को प्रेडिक्ट करता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो उसका जियोमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, है ना। ये तो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग से पता ही है, या फिर आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर sp3 हो तो वो होगा क्या, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री का जो डाइपोल मोमेंट का नेचर होगा वो ट्राइगोनल प्लानर से अलग होगा। पर यहाँ पे देखिए हमारा जो मॉलिक्यूल है दोनों का फॉर्मूला सिमिलर टाइप का है, AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, BF3 NF3। तो इसीलिए हम लोगों को मॉलिक्यूल के जो जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन है दोनों को अच्छी तरह से समझना और पता होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग हमेशा डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में या फिर प्रेडिक्ट करने में गलती करेंगे। तो मुझे लगता है आप में से कोई भी गलती नहीं करना चाहता, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। अभी देखिए ये दोनों ही एक ही तरह के दिखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम लोगों को ये कन्फ्यूजन हो भी सकता है कि शायद इन दोनों का जियोमेट्री भी सिमिलर टाइप का हो, पर नहीं। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ही अलग है, और उनका शेप भी। तो ये लिनियर है पर ये बेंट शेप है, हाँ। तो ये शेप और जियोमेट्री चेंज होने के कारण देखिए इसका डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो गया। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, जहाँ की हम लोगों को यहाँ पे एक रिजल्टेंट मोमेंट मिल रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 और इसका 1.6 dy। अगला एग्जाम्पल है 1,2-डाइक्लोरोइथीन और इथिलीन। तो इसका दो फॉर्म होता है, सीस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सीस फॉर्म कहाँ पे, जहाँ पे दो एटम्स, ये जो हेटेरो एटम्स हैं हमारे क्लोरीन, दोनों सेम साइड पे होंगे, वो है हमारा सीस फॉर्म। और जहाँ पे ऑपोजिट साइड पे होंगे वो है ट्रांस। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कार्बन क्लोरीन जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ एक डाइपोल का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी सेम, और ये दोनों सेम साइड पे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका एक रिजल्टेंट बनेगा। अभी हाइड्रोजन और कार्बन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो
कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उसकी तरफ होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक रिजल्टेंट मोमेंट मिलेगा। तो इसका एक रिजल्टेंट मोमेंट और इसका एक रिजल्टेंट मोमेंट दोनों मिलके एक लार्ज रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। पर जो जहाँ तक कि हमारा ट्रांस का बात है कि वहाँ पे क्लोरीन्स ऑपोजिट साइड में है, तो इनका बॉन्ड मोमेंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये भी ऑपोजिट साइड में है, तो इसका भी बॉन्ड मोमेंट पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है, एक का इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन में। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो। अभी नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, दोनों ऑक्सीजन ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इसका जो रिजल्टेंट मोमेंट है, ये रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे एक ही तरफ है, इसका बॉन्ड मोमेंट, इसका बॉन्ड मोमेंट, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट जो है वो हमारे एक्चुअल डाइपोल मोमेंट को या फिर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को प्रोवाइड करता है, उसके वैल्यू को प्रोवाइड करता है और हमको बताता है कि ये डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव होगा। ओके, और ये जो हमारा जो डाइपोल रिजल्टेंट मोमेंट का जो एंगल है वो बेंजीन के प्लेन के साथ, बेंजीन जो ये तो प्लानर मॉलिक्यूल है, इसके प्लेन के साथ 83 डिग्री एंगल पे रहता है। तो इसीलिए हमको इस मॉलिक्यूल में एक सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। तो अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है एलिन सिस्टम। एलिन सिस्टम क्या है? एलिन सिस्टम कुछ इस तरह का दिखने वाला है मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे दो बॉन्ड्स, यहाँ पे दो बॉन्ड्स। अभी मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि ये हमारा कंपाउंड है Cl, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आप लोगों को बोलूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, 0 पॉजिटिव। आप लोग झट से देखोगे यहाँ पे दो क्लोरीन ऑपोजिट है, फट से बोल दोगे कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, पर एक्चुअली में इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव है और इसका सिग्निफिकेंस डाइपोल मोमेंट रहता है, ये 0 नहीं है। क्योंकि ये जो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन, ये दो ऑपोजिट में नहीं है, नॉट इन ऑपोजिट टू ईच अदर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे धोखा हो गया। नहीं, ये कोई धोखा नहीं है। इसके लिए आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री, जो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो कार्बन है ये हमारा sp2 कार्बन है, ये भी sp2 है, और ये जो बीच वाला है वो है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसके ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसा है कि ये जो हमारा कार्बन है ये है sp2। अभी हम लोग sp2 को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑर्बिटल को, ये हो गया। sp कैसा होता है, ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और एक sp2 ऑर्बिटल है, वो कैसा दिखता है, वो दिखता है, मैं इसको पहले आधा ड्रॉ करता हूँ। क्यों वो आप लोग बाद में समझेंगे। नहीं, या फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कर ही देता हूँ। ये अभी देखिए,
यहाँ पे हम लोगों को पाई बॉन्ड्स भी बनाने हैं। तो एक पी ऑर्बिटल कहाँ रहता है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये क्या है? ये एक प्लानर सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा पी जेड ऑर्बिटल है, इसको कंसीडर करते हैं पी जेड, और नीचे भी वही ऑर्बिटल है। और यहाँ पे क्या होगा, मैं इसके प्लेन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये अभी देखिए, यहाँ पे एक पीजेड ऑर्बिटल होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, एक पी वाई ऑर्बिटल भी होगा। तो हम लोग पी वाई को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा बन गया पी वाई। तो ये जो कार्बन है इसका भी एक वैसा ही पी वाई ऑर्बिटल रहेगा। सामने, और ये चला गया प्लेन के पीछे। सो दिस इज ऑल्सो पी वाई ऑर्बिटल। अभी ये जो पी जेड ऑर्बिटल है ये दोनों कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए पाई ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड, और ये जो दो है they will form a sigma bond, another pi bond। तो ये फर्स्ट पाई बॉन्ड बन गया, ये सेकेंड पाई बॉन्ड बन गया, और इसका जो रिजल्ट है वो हमारा जो sp2 प्लेन है उसके ऊपर क्या है। अभी आप लोग देखिए कि हमारा sp2 प्लेन बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। ये हम लोग पाई ऑर्बिटल्स को नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसा और ऐसा, है ना। तो अभी आप लोग इस मॉलिक्यूल में जो जितने भी एटम हैं उनको यहाँ पे प्लेस कीजिए। तो ये हमारा कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, और यहाँ पे तीसरा कार्बन है। ये हमारा क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। मैं पाई बॉन्ड को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पाई बॉन्ड अभी ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ क्या होगा, ये ऑपोजिट साइड में है ना, तो यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी आप लोग ये देखिए कि ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है, क्या वो दोनों सेम प्लेन पे हैं? वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है, ये बात ठीक है, सेम में नहीं है, पर क्या ये दोनों सेम प्लेन पे हैं? दिस टू क्लोरीन्स आर नॉट इन सेम प्लेन, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। ओके, ये दोनों सेम प्लेन पे नहीं है। तो अगर इफ सेम प्लेन इज नॉट देयर, अगर सेम प्लेन पे नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग ट्रांस सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, अगर सेम प्लेन पे नहीं रहा तो फिर हम लोग ट्रांस सिस्टम कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो जैसे कि ये दोनों सेम प्लेन पे नहीं है, ये दोनों डिफरेंट प्लेन पे है, जैसे कि परपेंडिकुलर प्लेन पे है, तो इनका जो बॉन्ड मोमेंट है उसका एक नेट रिजल्टेंट रहेगा। रिजल्टेंट मोमेंट विल बी देयर।
जो हमारे म्यू का एक पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स ये जो हमारा मॉलिक्यूल है CH Cl डबल बॉन्ड C HCl, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। अभी आप लोग घर पे खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन स्कीम को या फिर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन को करके ये डायग्राम बना के ये मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये मॉलिक्यूल के लिए म्यू का वैल्यू, हमारा जो म्यू का वैल्यू है वो एक्चुअली क्या होगा, म्यू का वैल्यू क्या होगा, ये लोग आप लोग घर पे खुद ट्राई कीजिए, तब फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन और हमारा जो जियोमेट्री है वो मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो आज तक के लिए इतना ही। हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोग मेरे इस नए चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इच्छा है कि हम लोग केमिस्ट्री बहुत डेप्थ से डिटेल में सीखेंगे तो फिर ये आपको फ़ायदा दे सकता है, फ़ायदा देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को निराशा नहीं होगा, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि हम लोग केमिस्ट्री सीख नहीं पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा 100% दे के कोशिश करता हूँ कि जितना डिटेल में हो सके कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।